हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करते हैं हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ओके, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। मैं हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, यू नो अबाउट 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था माइस पर। ओके, और उन्होंने ये प्रूव दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ओके, बट जो साइंटिफिक कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, वो उस टाइम पर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पूरी तरह से एग्री नहीं हुए। ओके, एग्री इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस समय जो प्यूरिफिकेशन थे, ठीक है, जो भी प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं थे वो लायबल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1933 एंड 44 में 1933 एंड 1944 में थ्री साइंटिस्ट ने, एवरी, मैकार्टी एंड देयर कलीग्स, उन्होंने क्या किया, जो बायोकेमिकल्स हैं, ठीक है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, उन पर फिर उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से ये प्रूफ निकाला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट फिर से क्या हुआ कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनको एक पूरी तरह से उस जेनेटिक मटेरियल में एग्री नहीं हो पाए कि डीएनए ही है। ठीक है, उनके बीच डिबेट होती रही कि नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं आरएनए तो नहीं, कहीं प्रोटीन तो नहीं। ओके, तो उस बीच फिर क्या हुआ कि 1952 में अल्फ्रेड हर्शे एंड मराथा चेज, जिसको हम सीधे कहते हैं हर्शे एंड चेज, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो हर्शे और चेज ने 100% रिलायबल प्रूफ दिया, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। ओके, तो उन्होंने इस प्रिंसिपल को, जो हर्शे चेज का जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको एक प्रिंसिपल का नाम दिया। उस प्रिंसिपल का नाम है ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ओके, उस प्रिंसिपल का क्या नाम है, ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल्स में क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कि वायरस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वायरस है उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, मीन्स हर्शे चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज, जो कि क्या है, एक वायरस है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यू नो अबाउट, वायरस नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है, बिकॉज वायरस नॉन लिविंग में नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज करता है, बट जो लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी में, मीन्स होस्ट की बॉडी में, वो मल्टीप्लिकेशन मीन्स एक लिविंग बींग के करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ठीक है, और इन बैक्टीरिया, जो हर्शे चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में वायरस लिया वो बैक्टीरियोफेज T2 वायरस लिया, और जो बैक्टीरिया लिया वो ई कोलाई, इसेचेरिया कोलाई। ओके, इसेचेरिया कोलाई जो है वो एक ऐसा बैक्टीरियम है जो बहुत यूज़फुल है कोई भी बायोटेक्नोलॉजी या जो जेनेटिक मॉलिकुलर बेसिस पर जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए। ओके, तो जो वायरस है, ठीक है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरियम से बहुत छोटा होता है। हम कह सकते हैं कि वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरियम। इसलिए जो वायरस है वो आसानी से बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ क्या करता है, फिर होस्ट की बॉडी में मल्टीप्लिकेट करता है। ओके, जैसे कि वायरस की डेफिनेशन होती है। ओके, तो हम बात करें कि जो हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट है इसको ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल भी कहते हैं। यू नो अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था और हर्शे और चेज ने ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल दिया।
ठीक है। ग्रिफिथ के प्रिंसिपल को ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं, जबकि जो हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट को ट्रांसजेक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स एक मीडियम से बैक्टीरिया को किसी की बॉडी में इंसर्ट करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जबकि जो ट्रांसजेक्शन है होता है, ट्रांसजेक्शन का मीन्स होता है कि इट इज़ द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियम सेल विद द हेल्प ऑफ अ वायरस और वायरल वेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसजेक्शन। मीन्स किसी बैक्टीरिया के अंदर किसी फॉरेन डीएनए का इंसर्शन होना विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज और वायरस और वायरल वेक्टर, उसको कहते हैं हम ट्रांसजेक्शन। मीन्स यहाँ पर जब हम कोई वायरस के थ्रू किसी डीएनए की बॉडी में, ओके, किसी बैक्टीरिया में किसी वायरस के थ्रू हम कोई जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं, उसको कहते हैं ट्रांसजेक्शन। ओके, इसी को कह रहे हैं हम ट्रांसजेक्शन। इट इज द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियम सेल विद द हेल्प ऑफ अ वायरस और बैक्टीरियोफेज और अ वायरल वेक्टर कॉल्ड ट्रांसजेक्शन। ओके, तो हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ है कि जो बैक्टीरियोफेज है इसको इन्फेक्ट किया गया है बैक्टीरियम में। मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो बैक्टीरियम सेल में इंसर्ट होता है, इसको कहते हैं ट्रांसजेक्शन प्रिंसिपल ऑफ हर्शे एंड चेज। ओके, तो हर्शे और चेज ने क्या किया, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये जो वायरस है ये इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, टेडपोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया है ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ओके। और जो बैक्टीरियोफेज है ये किस टाइप का है, T2 फेज बैक्टीरियोफेज है, जो कि टेडपोल शेप इसका है, ओके। तो हम देखते हैं इसमें कि जो हर्शे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 3 स्टेप लिए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो जो हर्शे और चेज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया, इस्तेमाल किया। ओके, हर्शे एंड चेज यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। 2 टाइप के रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए, सल्फर 35 एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस 35। P स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड S स्टैंड फॉर सल्फर। ओके, ये 2 टाइप के क्या लिए आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया। ओके, यू नो अबाउट सल्फर इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। जो ये सल्फर है, सल्फर किसका कंपोनेंट होता है, प्रोटीन का। एंड यू नो फॉस्फोरस इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ऑब्वियसली यू नो अबाउट कि जो फॉस्फोरस है वो डीएनए का कंपोनेंट होता है और जो सल्फर होता है वो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। ओके, तो मेरी बातों को, इस वीडियो को बहुत केयरफुली सुने, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा से इसको रिपीट करें, फिर से सुने, ठीक है। तो हर्शे चेज ने क्या किया, 2 आइसोटोप लिए, सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32। ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो सल्फर का जो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, ठीक है, ये क्या होता है, इसको क्या किया उन्होंने कि ये देखा कि जो सल्फर है, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है, यू नो अबाउट डीएनए में सल्फर नहीं होता है, ठीक है, बट क्या होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है। इसी प्रकार देखो कि प्रोटीन में सल्फर होता है, ठीक है, प्रोटीन में सल्फर होता है किंतु फॉस्फोरस नहीं होता है। ओके, तो प्रोटीन में सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है, और जो डीएनए है उसमें सल्फर नहीं होता है बट फॉस्फोरस होता है।
ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, इन आइसोटोप की हेल्प से, ठीक है, ये जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, आइसोटोप S35 सल्फर 35 एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप फॉस्फोरस 35, ठीक है, इन आइसोटोप को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया। इन्हीं को सेलेक्ट क्यों किया, नाइट्रोजन भी सेलेक्ट करते, बट इसमें यह होता है कि ऐसे आइसोटोप को सेलेक्ट किया जाता है जो एक ही में मिले, दूसरे में ना मिले। ओके, इसलिए जो अदर कोई भी आइसोटोप है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यूज आइसोटोप में इसलिए नहीं किया क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बोथ डीएनए एंड प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आइसोटोप का यूज किया जो क्या हो, जो एक ही में मिले, दूसरे में नहीं मिले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो आइसोटोप है, ठीक है, जो कि क्या है कि जो सल्फर है, ठीक है, सल्फर का जो है इसमें प्रोटीन मिलेगा और जो फॉस्फोरस है वो डीएनए में मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन में क्या मिलेगा, सल्फर, और डीएनए में क्या मिलेगा, फॉस्फोरस। ओके, तो हम ये पता लगाया जा सकता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको कौन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन जो है ये हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि अगर हम कोई और का यूज करेंगे तो उसमें ये पता नहीं लग पाएगा कि रेडियो एक्टिविटी कौन ट्रांसफर कर रहा है। अगर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे तो सेम टाइप का लेंगे, तो इसलिए अलग अलग आइसोटोप लिया जाता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो आइसोटोप लिए हैं, ठीक है, एक में मिलेगा और दूसरे में नहीं मिलेगा, इस तरह से इन्होंने आइसोटोप सल्फर एंड फॉस्फोरस लिए। फिर इन्होंने क्या किया कि जो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, इस T2 फेज, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये कौन सा है, ये T2 फेज है, बोथ बैक्टीरियोफेज T2 फेज। ओके, जो बैक्टीरियोफेज है ये एक वायरस है और ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है। ओके, तो ये एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और भी वायरसेज होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट वायरस, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल वायरस, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, तो फिर क्या किया, जो ये 3 स्टेप का यूज़ किया, क्योंकि जो ये बैक्टीरियोफेज है, एक बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव आइसोटोप 35 सल्फर को लेवल्ड कर दिया था और सेकंड जो बैक्टीरियोफेज है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप 32 फॉस्फोरस को लेवल्ड कर दिया था, ठीक है। मीन्स ये कह सकते हैं हम एक कल्चर मीडियम बनाया जिसमें सल्फर 35, ठीक है, सॉरी, सल्फर एक कल्चर मीडियम बनाया जिसमें सल्फर 35, उस सल्फर 35 को क्या किया, इस T2 फेज बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, मीन्स इसके अंदर उसको ऐड कर दिया। और यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है इसमें फॉस्फोरस 32 को इंजेक्ट किया, लेवल्ड किया। अब क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये रेडियोएक्टिव सल्फर आइसोटोप वाला है और जो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस आइसोटोप वाला है। इन बैक्टीरियोफेज को, इस वाले को, सल्फर वाले रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज को इस बैक्टीरियम ई कोलाई में इन्फेक्ट कराया। ओके, इन्फेक्शन हुआ एंड ये जो रेडियोएक्टिव 32 फॉस्फोरस वाला जो बैक्टीरियोफेज है इसको भी बैक्टीरियम में इंजेक्ट यानी कि इन्फेक्शन करवाया, ठीक है। इन्फेक्शन कराने पे क्या हुआ, यू नो अबाउट, वायरस एक नॉन सेलुलर बॉडी होती है, उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये यानी कि कैप्सिड का बना होता है। मीन्स जो वायरस होते हैं वो कैप्सिड के बने होते हैं और इनसाइड उनका ये जेनेटिक मटेरियल, ये इनसाइड उसका जेनेटिक मटेरियल। तो जब वो होस्ट बॉडी में उसको इन्फेक्शन कराया तो ओनली केवल क्या हुआ, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो
उसके इनसाइड इंसर्ट हो गया। किसके? बैक्टीरियम, ई कोलाई बैक्टीरियम के इनसाइड बैक्टीरियोफेज वायरस का जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हो गया। और यहाँ भी जो फॉस्फोरस 32 वाला जो बैक्टीरियोफेज लेवल्ड बैक्टीरियोफेज है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के इनसाइड इंसर्ट हो गया। अब जो इनका जो ये प्रोटीन कैप्सिड है, ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैप्सिड है वो बाहर ही उसके सेल वॉल के साथ चिपका हुआ था, अटैच था। फिर सेकेंड प्रोसेस किया, ब्लेंडिंग किया, हिलाया, खूब खूब हिलाया, खूब ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग करने पे क्या हुआ कि जो ये कैप्सिड बैक्टीरियोफेज का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इनवेलप है कैप्सिड, वो अलग हो गया। किससे? बैक्टीरियम से। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो गया? इनसाइड पहुंच गया बैक्टीरियम सेल के अंदर। और वहाँ क्या हो गया? बैक्टीरियम सेल के डीएनए के साथ रिकम्बाइंड हो गया, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ रिकम्बाइंड हो गया। फिर क्या किया? उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में दोनों क्या हो गए? जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइंड हो गए। मीन्स उनके बीच में क्या हो गया? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, तो जेनेटिक मटेरियल दोनों के पास जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो गया? रिकम्बाइंड हो गया। बैक्टीरियोफेज का वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंड बैक्टीरियम, ई कोलाई बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल, दोनों क्या हो गए? ये रिकम्बाइंड हो गए। कि इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग ये है कि जो सल्फर लेवल्ड प्रोटीन कैप्सूल है, मीन्स जो सल्फर लेवल्ड वाला बैक्टीरियोफेज है, उसका जो बैक्टीरियम सेल देखा तो उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई। मीन्स इस बैक्टीरियम सेल में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कोई भी रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्ट नहीं हुई। डिटेक्ट नहीं इसलिए हुई क्योंकि डीएनए इनसाइड क्या है? इस सेल के इनसाइड डीएनए है और डीएनए में सल्फर नहीं होता है, इसलिए नो रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन सेल्स। नो मीन्स यहाँ इनसाइड डिटेक्ट नहीं हुआ। प्लस ये जो इसका जो बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड है, रेडियो एक्टिविटी 35 सल्फर डिटेक्ट इन सुपरनेटेंट। ओके, तो जो ओनली कैप्सिड है उसमें क्या हुआ? सल्फर 35 जो रेडियो एक्टिव है वो डिटेक्ट हुआ, बट इनसाइड सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ। सेकंड में देखा तो यहाँ पर फॉस्फोरस 32 डिटेक्ट इन सेल्स। तो इनसाइड रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप 32 फॉस्फोरस डिटेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है। मीन्स डीएनए का जो फॉस्फोरस जो है वो क्या है? डीएनए का कंपोनेंट है। फॉस्फोरस क्या है? डीएनए का कंपोनेंट है। जबकि सल्फर नहीं है तो ऑब्वियसली सल्फर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है, तो सेल के इनसाइड क्या मिला? डिटेक्ट हुआ, फॉस्फोरस डिटेक्ट हो गया। जबकि बाहर जो कैप्सिड है, जो ये कैप्सिड बचा था, नो रेडियोएक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। ठीक है, तो जो कैप्सिड है उसमें कोई भी रेडियोएक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हुआ, इससे हर्सेन चेज ने ये प्रूफ किया 100% ये एक लायबल एक्सपेरिमेंट है कि डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि अगर सल्फर होता या प्रोटीन होता तो ये जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव S35 लेवल्ड प्रोटीन कैप्सूल है, ये इनसाइड इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है क्योंकि ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनसाइड जो डीएनए है उसमें सल्फर बाइंड नहीं होगा क्योंकि सल्फर के साथ हमने क्या किया था? उसको इंजेक्ट किया था इस बैक्टीरियोफेज को। और यहाँ फॉस्फोरस के साथ किया था तो यहाँ पर डीएनए डिटेक्ट हो गए। तो डीएनए क्या हो गया? इनसाइड ट्रांसफर हो गए इसके। इसलिए क्या हो गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ये हर्सेन चेज ने इसको 100% रिलायबल प्रूफ दिया। ओके, तो ये था हर्सेन चेज का एक्सपेरिमेंट जिसको
ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल भी कहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।